इरा की बात सुनकर सानवी थोड़ी परेशान हुई। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव, तुम कब तक लड़कियों के पीछे छिपते रहोगे? ये सुनकर ध्रुव नाराज हो गया। उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ध्रुव का मन तो कर रहा था कि सानवी को तुरंत चैलेंज करे, लेकिन तभी बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो। बुजुर्ग की आवाज सुनकर तीनों अचानक अपनी जगह पर रुक गए। ये देखकर बुजुर्ग उन लोगों की तरफ चलकर गए और उन्होंने सानवी को डांटते हुए कहा, सानवी, तुम्हें किसी को भी चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत वापस लौट जाओ। अगर तुम इसी तरह से यूथ सेरेमनी में अड़ंगा डालती रहोगी तो पूरे महीने के लिए तुम्हें घर में बंद कर दिया जाएगा। अब जो बुजुर्ग ने सानवी को थोड़ा डांट लिया था, इसलिए उनका गुस्सा भी अब थोड़ा शांत हो गया था। फिर उन्होंने इरा की तरफ देखा और उससे भी कहा, इरा, तुम्हें भी किसी को चैलेंज करने की इजाजत नहीं है। वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। लेकिन इरा इस बात से बहुत खुश नहीं दिख रही थी। उसकी इच्छा तो कर रही थी कि सानवी से लड़कर उसे मजा चखा सके, लेकिन इरा बुजुर्गों की बहुत इज्जत भी करती थी। इसलिए उसने ध्रुव को एक नजर देखा और फिर पलटकर अपनी जगह पर जाने लगी। वहीं ध्रुव के सामने खड़ी सानवी भी बुजुर्ग की बात सुनकर निराश हो गई थी। उसने गुस्से में अपना पैर जोर से जमीन पर मारते हुए ध्रुव से कहा, मैं तुम्हें देख लूंगी ध्रुव। ये कहकर सानवी भी पलटकर वहां से चली गई। उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर ध्रुव को थोड़ी हंसी आ गई थी। वहीं महादक्ष बुजुर्ग ने भी राहत की सांस लेते हुए मंच पर खड़े होकर चिल्लाया, सनी ने चैलेंज के दौरान करिश्माई गोली लेकर चीटिंग की है, इसलिए आज से अगले 3 महीने तक उसे घर में कैद रहना होगा। यही शौर्य दल के सभी बुजुर्गों का आदेश है। रही बात चैलेंज की, तो इस चैलेंज का विजेता ध्रुव है। यह सुनकर ध्रुव ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि शायद उसे पहले से पता था कि नतीजा क्या होने वाला था। लेकिन इस ऐलान के साथ ही यूथ सेरेमनी भी खत्म हुई और मैदान में मौजूद सभी लोग ध्रुव को ही घूर रहे थे। ध्रुव ने भी देखा कि उसके दल वालों की आंखों में एक अजीब डर था, जिसे देखकर ध्रुव मुस्कुराते हुए चलता रहा। आखिर में फॉर्मेलिटी के तौर पर शौर्य दल की जवान पीढ़ी को मंच पर बुलाया गया, उन्हें बधाई देने के लिए। और जैसे इरा मंच पर आई, उसे देखकर सब आपस में कुछ फुसफुसाने लगे। 15 साल की उम्र में एकलव्य रैंक, ये शौर्य दल के इतिहास की दूसरी सबसे जवान एकलव्य थी। सभी को इरा से बहुत उम्मीदें थी। कुछ तो ये भी मानते थे कि शायद शौर्य दल की अगली लीडर इरा बनेगी। कुल मिलाकर यूथ सेरेमनी सुबह से शाम तक चली थी और आखिर में लोगों ने खुशी से चिल्लाते हुए मैदान खाली कर दिया। लेकिन जाते वक्त भी लोग ध्रुव की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसने आज जो किया था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ट्रेनिंग ग्राउंड को खाली होता देख ध्रुव ने एक राहत की सांस ली। उसे लोगों का ध्यान अपनी ओर करना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो चुपचाप चलते हुए बाहर जाने लगा। तभी उसे फूलों की खुशबू के साथ एक आवाज सुनाई पड़ी, ध्रुव, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम्हें देखकर लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था। ध्रुव ने पलट कर देखा, इरा ये कहते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर ध्रुव के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे देखकर इरा ने आगे कहा, सच कहूं तो मुझे भी भरोसा नहीं था कि तुम्हें तकनीकें पता होंगी, लेकिन तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतनी अच्छी तकनीकें मुझसे छुपा कर रखी तुमने। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बयान कर रही थी कि वो ध्रुव की इस काबिलियत से कितनी खुश थी। तभी ध्रुव ने इरा को जवाब देते हुए कहा, छिपाने के बारे में तुम तो कुछ ना ही कहो, मुझसे कई ज्यादा राज तो तुम्हारे पास है। ये कहते हुए ध्रुव मुस्कुरा रहा था, लेकिन इरा को लगा कि शायद ध्रुव उसके अतीत के बारे में जानना चाह रहा था। इसलिए उसने कहा, अगर तुम सच में मेरे सारे राज जानना चाहते हो तो मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं। ये सुनकर ध्रुव ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, कुछ राज को राज ही रहने देते हैं। न जाने कब गड़े मुर्दे उठकर कब्र पर नाचने लगे। इस पर इरा ने कहा, तो फिर कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कुछ तकनीकें सिखा दूं? ये सुनकर ध्रुव ने इरा से कहा, वो तो मैं वैसे भी सीखने वाला हूं। कुछ समय में मैं शौर्य दल की तकनीकों में भी महारत हासिल कर लूंगा। ध्रुव को लगा था कि इरा शौर्य दल की तकनीक सिखाने की बात कर रही थी, लेकिन इरा ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, शौर्य दल की सबसे बड़ी तकनीक इस वक्त क्लास 2 की मिडिल लेवल तकनीक है, और तो और तुम वो सीखने के लिए अभी तैयार भी नहीं हो। फिर अचानक रुक कर इरा अपने बालों के साथ खेलने लगी। ध्रुव जानता था कि इरा की बात अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वो अभी भी उसे ही देख रहा था। ध्रुव का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर करने के बाद इरा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक सिखा सकती हूँ। कैसा रहेगा? क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक, अगर इस तकनीक की बोली लगाई जाए तो उसकी कीमत लाखों में चली जाएगी। और इरा ध्रुव को यह तकनीक मुफ्त में सिखाने की बात कर रही थी। ध्रुव ने सोचा, अगर वो विदुर से नहीं मिला होता तो शायद उसके और इरा के बीच जमीन आसमान का फर्क होता। लेकिन अब क्योंकि ध्रुव कुछ तकनीकें सीख चुका था, इसलिए वो आगे बढ़कर और तकनीकें सीखने को तैयार था। लेकिन एक बात ध्रुव की समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इरा को ये सारी तकनीकें कहां से पता चली। तभी ध्रुव ने अपनी अंगूठी को घुमाते हुए इरा की तरफ देखकर मुस्कुराया। वो जानता था कि जिस मदद की उसे जरूरत थी वो उसकी अंगूठी के अंदर आराम कर रही थी। इसलिए ध्रुव ने इरा को जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया इरा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद के बल पर सबसे ताकतवर बनकर दिखाऊंगा। उसका खुद पर भरोसा देखकर इरा मुस्कुराती रही, लेकिन इस अटूट भरोसे की कोई तो वजह जरूर होगी, और वो वजह का पता लगाने की इच्छा इरा के मन में जाग रही थी। फिर जैसे कुछ सोचते हुए इरा ने अपना सिर हिलाया और ध्रुव को अकेले छोड़ने का फैसला किया। वो अच्छे से जानती थी
कि ध्रुव को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके मामले में टांग अड़ाए, इसलिए उसने ध्रुव से ज्यादा कुछ नहीं कहा। यूथ सेरेमनी के खत्म हो जाने के बाद ध्रुव को आराम करने का थोड़ा वक्त मिल गया। वो पहले पूरे दिन ट्रेनिंग करता था, लेकिन अब उसने कुछ दिन आराम करने का सोचा था। और हालांकि अमृत धारा के लिए जो जड़ी बूटियां चाहिए होती थी वो उसके पास लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन वो जानता था कि अब वो 8वें सितारे पर था। इसका मतलब अमृत धारा अब उसके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं थी। विदुर ने भी ध्रुव से अमृत धारा बनाने की बात नहीं की और बजाय इसके ध्रुव से कहा कि वो कुछ दिन आराम करके अपने शरीर और दिमाग को आगे की ट्रेनिंग के लिए तैयार करे। ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाने के लिए ये जरूरी था कि भारी भरकम ट्रेनिंग के बाद खुद को थोड़ा आराम दिया जाए, नहीं तो बिना ब्रेक के मरते दम तक ट्रेनिंग करते रहने में कोई फायदा नहीं था, बल्कि नुकसान ही था। ब्रेक लेने के बाद ध्रुव के दिन आराम और खुशहाली से गुजर रहे थे, लेकिन ध्रुव, जिसे कड़ी ट्रेनिंग की अब आदत हो गई थी, उसे आराम करना रास नहीं आ रहा था। वो इस ब्रेक से बोर होने लगा था। हर दिन वो इरा के साथ मैसेडोरिया घूमता, लेकिन चुपके से पहाड़ों पर जाकर अपनी तकनीकों की प्रैक्टिस भी करता। और जब लोग ध्रुव को घूमते हुए देखते तो आपस में उसकी बात करना शुरू कर देते। इस वक्त ध्रुव की बातें पूरे मैसेडोरिया शहर में हो रही थी। कुछ लोग तो उसे झुककर सलाम भी करते थे। ध्रुव उन्हें देखकर मुस्कुराता और ये सोचता कि वक्त और लोग कितने जल्दी बदल जाते हैं। पहले जो लोग सिर उठाकर उसकी बेइज्जती किया करते थे, आज वो ही लोग अपना सिर झुकाकर ध्रुव को सलाम कर रहे थे। एक दिन ध्रुव ट्रेनिंग के लिए पहाड़ों में गया। वहां जंगलों के बीच वो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग मार रहा था। फिर और ऊंचा उचककर उसने जोर लगाकर एक पेड़ के तने पर अपना मुक्का जड़ दिया। मुक्का पड़ते ही पेड़ में दरार आ गई, जो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गया। गिरते हुए पेड़ से बचते हुए ध्रुव ने एक चट्टान पर छलांग मारी। फिर उसने दूसरे पेड़ के पास जाकर उस पर टंगे अपने कपड़े लिए और उन्हें पहनने लगा। उसके चेहरे पर पसीना था और सांसें बढ़ती घटती जा रही थी। कपड़े पहन लेने के बाद ध्रुव ने अपने कपड़ों पर लगी पत्तियों को हाथ से झाड़ते हुए जंगल से बाहर निकलना शुरू किया। तभी ध्रुव को कुछ ऐसा नजर आया जिससे उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। उसने जो नजारा अपनी आंखों के सामने देखा था, उसे देखकर पहले तो वो चौंक गया, लेकिन फिर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। सूरज की तेज रोशनी में उसने देखा कि एक लड़की उससे थोड़ी दूरी पर एक चट्टान पर बैठी हुई थी। ध्रुव की नजर सबसे पहले उस लड़की की लंबी टांगों पर पड़ी, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सनी की बहन सानवी थी। ये देखते हुए ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे पैर खूबसूरत है, इसलिए दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर सानवी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई पड़ रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए ध्रुव को जवाब दिया, क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूँ, मुझे मारने के लिए, है ना? लेकिन सानवी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसने ऊंची आवाज में ध्रुव से कहा, तुमने मेरे भाई को इतना बेरहमी से मारा कि अब वो बेचारा बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा। मैं उसकी बहन हूँ और मैं उसकी मार का बदला ना लूं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सानवी की बात के जवाब में ध्रुव ने उससे कहा, एक बात बताओ, अगर उसकी जगह मैं बिस्तर पर मार खाकर पड़ा होता तो क्या तब भी तुम्हें बुरा लगता? सानवी ध्रुव को गुस्से से घूर रही थी। ध्रुव की बात सुनकर भी उसकी नफरत थोड़ी भी कम नहीं हुई। उसे कुछ ना बोलते देख ध्रुव ने अपनी बात आगे कही, नहीं ना, मैं जानता हूं, अगर उसकी जगह मैं होता तो तुम शायद मेरे लिए 1 मिनट का मौन रखने जरूर आ जाती, लेकिन 1 मिनट के लिए भी मेरी फिक्र नहीं करती। दूर का ही सही, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा भाई ही हूं। मगर मेरी जरा भी परवाह नहीं। 3 साल मेरे भाई बहन ही मुझे चिढ़ाते रहे, तो मैं बाकियों से क्या उम्मीद करता? सच तो यह है कि मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से नफरत करता हूँ। आज से नहीं, बहुत पहले से। तुम लोगों को अपने अलावा किसी की फिक्र नहीं है, इसलिए भाड़ में जाओ। ध्रुव का गुस्सा देख सानवी ने भी गुस्से से कहा, ध्रुव चुप हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूं। सानवी इतने गुस्से में थी कि उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। ये देखकर ध्रुव ने भी नाराजगी से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर सानवी ने अपना गुस्सा थोड़ा कम करते हुए ध्रुव से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। ये कहकर वो लड़ने के लिए तैयार हो गई और उसने तुरंत अपने दाहिने पैर से ध्रुव के सीने पर हमला किया। ध्रुव इस झटके से काफी पीछे हो गया। उसे एक लात में ही समझ आ गया था कि सानवी काफी ताकतवर थी। उसका चेहरा देखकर सानवी ने गुरूर के साथ कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या क्या आता है, तुम सिर्फ एक 0 रैंक के लड़के हो। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। इतना कहने के बाद उसने फिर से ध्रुव पर धावा बोल दिया। ध्रुव ने आज से पहले ऐसा किसी को नहीं देखा था जो इतनी फुर्ती से हमला करता था। ध्रुव हमला करने के बारे में सोचता, उससे पहले ही सानवी का दूसरा वार हो जाता। ध्रुव सिर्फ उसकी मार से बचता रहा। वो इतनी तेज लाते चला रही थी कि जमीन पर गिरी पत्तियां और धूल भी हवा में उड़ने लगे थे। सानवी एकलव्य रैंक की 3 सितारों वाली थी। वो सनी से बहुत ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन उसके तेज हमलों से बचते हुए भी ध्रुव के चेहरे पर एक शांति थी। वो सानवी को देखकर उसकी कमजोरी के बारे में सोच रहा था। ध्रुव अपने हाथों से उसके हमलों को रोक तो रहा था, लेकिन सानवी के हर हमले के साथ ध्रुव के हाथ कमजोर होते जा रहे थे। वो समझ गया था कि सानवी भले उसे घायल करना चाह रही थी, लेकिन कम से कम उसे जान से मारना तो नहीं चाह रही थी, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहती तो ध्रुव शायद खुद को बचा नहीं पाता।
ध्रुव हमलों से बचते हुए पीछे हटता गया, जिसे देखकर सानवी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसे अपनी ताकत पर गुरूर था और वो ध्रुव का मजाक बनाना चाह रही थी। फिर उसने 2 कदम पीछे लिए ताकि लंबी छलांग मारकर ध्रुव पर हमला कर सके। लेकिन जैसे ही उसने ध्रुव की तरफ छलांग लगाई, ध्रुव ने अपने हाथों को सामने लाते हुए कहा, वैक्यूम हेड। उसके ये कहते ही उसके हाथ पर शक्ति मंडराने लगी और सानवी उसकी ओर खींची चली जा रही थी। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव को उस तकनीक में महारत हासिल होने लगी थी, जिस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाई। फिर जैसे ही वो हवा में ध्रुव से 2 फुट की दूरी पर थी, ध्रुव ने अपने हाथ नीचे कर लिए और सानवी जोर से जमीन पर गिरी। ध्रुव की शक्तियों को अचानक महसूस कर सानवी दंग रह गई थी। उसे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि कोई 0 रैंक का लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वो जमीन पर गिरी हुई उठने के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसे सूरज की तेज रोशनी में उसकी ओर तेजी से आता हुआ ध्रुव दिखा, जिसने गुस्से के साथ सानवी से कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहकर वो सानवी पर उछल पड़ा और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया। ध्रुव की अचानक बढ़ी हुई शक्ति देखकर सानवी थोड़ा परेशान हो गई। उसने घबराते हुए ध्रुव की तरफ देखा, जो हांफते हुए इस वक्त उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर मार के घाव थे और वो सानवी की कलाइयों को कसकर। ध्रुव की अचानक बढ़ी हुई शक्ति देखकर सानवी थोड़ा परेशान हो गई। उसने घबराते हुए ध्रुव की तरफ देखा, जो हांफते हुए इस वक्त उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर मार के घाव थे और वो सानवी की कलाइयों को कसकर पकड़े हुए था। ध्रुव ने देखा कि सानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और वो छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुव की पकड़ बहुत तेज थी। धीरे धीरे सानवी की कलाइयों पर खून का बहाव रुकना शुरू हुआ, जिससे उसके हाथ सुन पड़ने लगे। आखिरकार सानवी ने हार मानते हुए कहा, छोड़ो मुझे, तुम क्या करना चाह रहे हो? इस पर ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और फिर सानवी से कहा, जाने दूं, लेकिन क्यों? क्या तुमने मुझ पर हमला करने के पहले ये नहीं सोचा था? अब तो तुम्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ सानवी। ये कहकर ध्रुव अपने हाथ उसके गले के पास ले गया और उसका गला घोटने को तैयार हुआ। उसके हाथ को गले के पास आते देख सानवी ने डर से उससे कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी बहन हूं। इस पर ध्रुव ने आंखें बड़ी करते हुए सानवी से सवाल किया, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? चाहो तो आजमा कर देख लो। ये कहकर ध्रुव ने सानवी के गले पर अपनी पकड़ मजबूत की, जिससे सानवी थोड़ा छटपटाने लगी। दबी हुई आवाज में सानवी ने ध्रुव से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह सुनकर ध्रुव ने चेहरे पर एक शैतानी हंसी के साथ सानवी से कहा, पहले पकड़ तो लो, फिर छोड़ने की बात करना। सानवी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसका ईगो उसे इसकी इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन ध्रुव इस बात को अच्छे से जानता था कि सानवी थी तो उसकी बहन ही, चाहे दूर की ही हो। इसलिए वो सानवी को मारने नहीं वाला था, बल्कि सिर्फ डरा रहा था। फिर चेहरे पर बनावटी गुस्से के साथ ध्रुव ने सानवी को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया तो सानवी की जोर से चीख निकली। अब जो ध्रुव ने सानवी को डरा ही दिया था, इसलिए वो वहां से तुरंत फरार हो गया। लेकिन सानवी अभी भी सदमे में थी। उसने डर के मारे अपनी आंखें खोलने की कोशिश तक नहीं की। फिर जैसे ही उसे समझ आया कि ध्रुव ने उसका गला छोड़ दिया था, तो सानवी ने थोड़ी हिम्मत करके आंखें खोली और देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था। ध्रुव को आसपास ना पाकर सानवी ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, ध्रुव, तुमने मुझसे पंगा लिया है ना? अब तुम्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी। सानवी का गुस्सा अकेडमी में सब जानते हैं, लेकिन अब ये जानने की बारी तुम्हारी है। इतना कहकर सानवी खड़ी हुई और अपने कपड़ों पर जमी धूल को झाड़ने के बाद उसने जोर से जमीन पर अपना पैर मारा और वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर ध्रुव पहाड़ों में ही छुपा बैठा था। उसने जैसे ही देखा कि सानवी वहां से जा रही थी, तो ध्रुव ने एक राहत की सांस ली। इस वक्त उसके माथे पर पसीना था, जिसे उसने अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, कितना अच्छा लगता है जब आपके पास इतनी ताकत होती है। ध्रुव बचपन से ही सानवी और सनी से नफरत करता था। न जाने उन्हें देखकर क्यों ध्रुव का खून खौलने लगता था। तभी अचानक मुस्कुराते हुए उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और महल वापस जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। ध्रुव जैसे ही जंगल से बाहर निकलने वाला था, उसे अचानक एक पेड़ के पास इरा दिखी। उसे वहां देखकर ध्रुव ने चौंकते हुए इरा से सवाल किया, इरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ध्रुव की आवाज सुनकर उसने मुड़कर देखा कि ध्रुव उसके पीछे खड़ा था। ध्रुव को देखते हुए इरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, ध्रुव, मैंने अभी अभी सानवी को यहाँ से जाते हुए देखा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। कहीं उसके गुस्से की वजह तुम तो नहीं? ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए इरा से कहा, वो तो हमेशा ही मेरी वजह से नाराज रहती है, लेकिन पता नहीं आज क्यों नाराज होगी। ये भी तो हो सकता है कि वो सनी को लेकर परेशान हो रही हो। ध्रुव की मुस्कुराहट देखकर इरा समझ गई कि उसका शक बिल्कुल सही था। उसने ध्रुव की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने देखा है कि तुम अक्सर सानवी को देखकर बौखला जाते हो। कहीं तुमने उसे जान से मारने की कोशिश तो नहीं की? इरा ने यह सवाल मजाक में किया था। यकीनन उसे पता नहीं था कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। इरा की बात सुनकर ध्रुव ने अपने कंधे झटकाते हुए कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो तो उसने शुरुआत की थी। ध्रुव का जवाब सुनते ही इरा को हंसी आ गई। सच तो ये था कि इरा भी सानवी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तभी मुस्कुराते हुए उसे अचानक कुछ याद आया और इरा ने ध्रुव से कहा, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। कल शक्ति भवन में हमें अपनी मूल शक्तियों के बारे में जानने को मिलेगा।
और जाहिर सी बात है तुम भी चलोगे, है ना? ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और इरा के साथ वहां से चला गया। अगले दिन ध्रुव और इरा अपनी अपनी मूल शक्ति का पता लगाने के लिए शक्ति भवन पहुंचे और वहां का नजारा देखकर ध्रुव एक बार फिर दंग रह गया। सच तो ये था कि ध्रुव ने पहले भी वो हॉल देखा था, लेकिन हर बार उसे देखकर ध्रुव का मुंह खुला का खुला रह जाता। हॉल के सामने सुनहरे अक्षरों में लिखा था शक्ति भवन, और उस जगह को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो जगह बहुत पुरानी थी। ये जगह पूरे शौर्य दल के लिए सबसे जरूरी जगह मानी जाती थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि शौर्य दल की सारी विशेष तकनीकों और शक्तियों के राज जो उन्हें विरासत में मिली है यहीं पर सुरक्षित रखी जाती थी, और यहीं आपको अपनी मूल शक्ति के बारे में पता चलता था। और क्योंकि ये जगह शौर्य दल के लिए इतनी जरूरी थी, इसलिए इस जगह के चारों ओर पहरेदार तैनात किए गए थे। अगर ये कोई और दिन होता तो शौर्य दल के मेंबर्स यहाँ भटक भी नहीं सकते थे, लेकिन हर साल ये जगह यूथ सेरेमनी के बाद आम लोगों के लिए खोल दी जाती थी, मगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए। इस दौरान शौर्य दल के मेंबर यहाँ आकर युद्ध की तकनीकें सीखा करते थे। वहीं ध्रुव अपनी नजरें घुमाते हुए भवन के चारों ओर देख रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि वहां खड़े पहरेदार भवन में आए मेहमानों के एक एक कदम का हिसाब रख रहे थे। कुछ जगहों पर तो ध्रुव को मंडराती हुई शक्तियां भी दिखाई दी, जिससे ध्रुव समझ गया था कि ये जगह शौर्य दल की शक्तियों के लिए कितनी जरूरी थी। तभी पीछे मुड़कर ध्रुव ने इरा को देखा, फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उसके बाद वो लोग चुपचाप मेन हॉल में आकर खड़े हो गए और बाकी मेंबर्स के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही पूरा हॉल शौर्य दल के मेंबर्स से खचाखच भर गया तो अरेंद्र ने आकर सबके सामने एक ऐलान किया, मैं पहले भी बहुत बार शक्ति भवन के नियम बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। जो यहाँ नए हैं उन्हें बता दूं कि शक्ति भवन में कदम रखते ही आपके पास 2 घंटे हैं। हर एक मेंबर सिर्फ एक ही खास तकनीक को अपना सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर कोई लालची हो गया तो उसे वो एक खास तकनीक भी हासिल नहीं होगी। ये जगह हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों है, इसलिए इसका खास ध्यान रखिएगा। ये कहकर अरेंद्र ने सामने मौजूद सभी लोगों को देखा। अपने लीडर की बात सुनकर हॉल में खड़े सभी लोगों ने एक साथ जवाब देते हुए कहा, हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे। शौर्य दल का हर मेंबर ये चाहता कि वो सबसे बेहतर तकनीक को अपनाए, लेकिन उस खास तकनीक का पता लगाना इतना आसान नहीं था। सबकी आंखों में उसे पाने की उम्मीद देखते हुए अरेंद्र ने आगे कहा, अब जो नियमों की बात हो गई है तो हम तकनीकों को ढूंढना शुरू करते हैं। विजयी भवा। ये कहकर अरेंद्र एक कदम पीछे हुए और उन्होंने एक ऊंचे पत्थर की ओर देखा जो एक काले कपड़े से ढका हुआ था। उस पत्थर के पीछे एक बड़ा सा दरवाजा भी था, जिसके सामने 2 पहरेदार खड़े हुए थे। फिर अरेंद्र ने जैसे ही वो काला कपड़ा अपनी ओर खींचा तो सबको दिखा कि पत्थर पर एक क्रिस्टल बॉल रखा हुआ था। उस क्रिस्टल बॉल की तरफ इशारा करते हुए अरेंद्र ने कहा, इस क्रिस्टल बॉल के जरिए अपनी मूल शक्ति का पता कर आप सभी अंदर जा सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, सब लोग अपनी मूल शक्ति वाले रास्ते पर ही चलिएगा और गलती से भी किसी दूसरे की मूल शक्ति वाले रास्ते पर मत चल दीजिएगा, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। इसी के साथ मैं आगाज करता हूं आज के इस अवसर का। जैसे अरेंद्र ने यह बात कही तो उसके पीछे खड़े पहरेदारों ने वो बंद दरवाजा खोल दिया जिसकी वो रखवाली कर रहे थे। फिर जैसे ही दरवाजा खुला, एक लड़का उत्साहित होकर भागता हुआ सीढ़ियों से ऊपर आया और ऊपर आते ही उसने पत्थर पर खड़े क्रिस्टल बॉल पर अपने दोनों हाथ रख दिए। उसके हाथों ने जैसे ही क्रिस्टल बॉल को छुआ, उसमें से एक हरी रोशनी निकली, जिसे देखकर अरेंद्र ने उस लड़के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मूल शक्ति वायु है, अब तुम अंदर जा सकते हो। अरेंद्र के इतना कहते ही वो लड़का खुशी से दरवाजे के अंदर चला गया और जैसे ही अंदर पहुंचा, बाहर खड़े लोगों में हलचल होने लगी। हर कोई चाहता कि वो पहले जाए और यही सोचते हुए बहुत सारे लोग सीढ़ियों पे चढ़ गए और क्रिस्टल बॉल के जरिए अपनी मूल शक्ति का पता करके दरवाजे के अंदर खास तकनीक ढूंढने चले गए। जब भीड़ अंदर जाने लगी थी तो ध्रुव ने इरा की तरफ देखते हुए कहा, चलो देखते हैं हमारे हाथ कौन सी खास तकनीक लगती है। ये सुनकर इरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ध्रुव के साथ चलने लगी। सच तो यह था कि इरा को किसी खास तकनीक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो वहां सिर्फ ध्रुव के कहने पर जा रही थी क्योंकि उसे ध्रुव के साथ कुछ वक्त बिताना था। सीढ़ियों के पास पहुंचकर दोनों ने देखा कि क्रिस्टल बॉल से मूल शक्ति का पता लगाने के लिए मारामारी मची हुई है, इसलिए ध्रुव और इरा ने सीढ़ियों पर ही इंतजार करने का मन बनाया। दोनों को खास तकनीकों के लिए उतावला ना होते देख अरेंद्र के चेहरे पर थोड़ी निराशा आ गई। आखिरकार जब भीड़ छंटी और क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने की बारी ध्रुव की आई तो उसने अरेंद्र की तरफ देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ उस बॉल पर अपना हाथ रखा। ध्रुव के हाथ रखते ही वो क्रिस्टल बॉल बहुत ज्यादा चमकने लगी। उसके अंदर लाल रोशनी दिखाई पड़ रही थी। वो इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। ये इशारा था कि ध्रुव की मूल शक्ति अग्नि थी। वैसे तो अरेंद्र को अपने बेटे की मूल शक्ति पहले से पता थी, लेकिन वो चाहते थे कि ध्रुव खुद अपनी मूल शक्ति पता करे। फिर आवाज में खरज के साथ अरेंद्र ने ध्रुव से फुसफुसाते हुए कहा, अग्निपथ, तीसरा रास्ता, रूम 43। अरेंद्र की बात सुनकर ध्रुव जाने को तैयार था, लेकिन उसने इरा की बारी का इंतजार किया जो उसके पीछे ही खड़ी थी। क्रिस्टल बॉल के सामने खड़ी इरा उस पर हाथ रखने से पहले हिचकिचा रही थी। फिर उसने थोड़ा घबराते हुए अपनी सबसे छोटी उंगली उस बॉल पर रखी
जिससे वो बॉल आग की तरह चमकने लगी। इरा के सिर्फ छूने भर से वो बॉल चौंधियाने वाली रोशनी में लाल हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पत्थर पर जलता सूरज आकर रख दिया हो। बॉल की रोशनी देखकर अरेंद्र चौंक गए। उनकी सांसें तेज हो गईं, जिसे उन्होंने काबू में करने की कोशिश की। वो बॉल कुछ देर जली और फिर जैसे इरा ने अपनी उंगली उस बॉल पर से अलग की, वो वापस पहले जैसी हो गई। जब वो क्रिस्टल बॉल ठंडी हुई तो अरेंद्र और बाकी लोगों ने देखा कि उस बॉल पर अब दरारें दिखने लगी थी। ये देखकर अरेंद्र और इरा ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। अरेंद्र इरा को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कुछ छुपा रहे हों। फिर उन्होंने इरा से कहा, जल्दी करो, अंदर जाओ। वहीं ध्रुव भी उस क्रिस्टल बॉल को देखकर चौंक गया था। उसे पता था कि इरा ताकतवर है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। तभी उसकी अंगूठी में से विदुर ने फुसफुसाते हुए ध्रुव से कहा, यार ये लड़की तो कमाल है। अगर इरा की मूल शक्ति लकड़ी होती तो वो जरूर एक बहुत अच्छी हकीम बन सकती थी। विदुर की इस बात पर अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव ने इरा को देखा, जो इस वक्त उसकी तरफ ही आ रही थी। जैसे इरा उसके पास आई, ध्रुव मुस्कुराते हुए पलटा और शक्ति की तलाश में जाने लगा। इरा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। ये देखकर बाहर खड़े अरेंद्र थोड़ा परेशान दिख रहे थे। तभी कांच टूटने की आवाज आई और उन्होंने देखा कि क्रिस्टल बॉल, जिसमें कुछ पल पहले दरारें आ गई थीं, अब पूरी तरह से टूट चुका था। इस पर आह भरते हुए अरेंद्र ने खुद से कहा कि लड़की अद्भुत है। ये दिल, दिमाग और खूबसूरती का सही मेल है। इरा हर मायनों में लारा से अच्छी है, लेकिन इसकी ताकत मुझे थोड़ा डरा रही है। क्या होगा अगर मैं ध्रुव के साथ इरा की शादी करवा दूं? ये कहते ही अरेंद्र को खुद की बात पर हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें भरोसा भी नहीं हुआ कि आखिर वो ऐसा सोच भी कैसे सकते थे। जहां बाहर खड़े होकर अरेंद्र अपनी सोच का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं दरवाजे के अंदर इरा ने उनकी बात सुन ली थी, जिससे उसका चेहरा लाल पड़ गया था। लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए वापस ध्रुव के पीछे चलने लगी। दरवाजे के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, सिर्फ कुछ ही मशालें जल रही थी, जिससे कि रास्ता समझ आ रहा था। वहां एक अजीब सी शांति थी, जिसमें ध्रुव की नजर अलग अलग रास्तों पर पड़ी, जिनकी शुरुआत पर लिखा हुआ था कि वो कौन सी मूल शक्ति वालों के लिए थे। सबसे पहले तो ध्रुव ने सारे रास्तों की तरफ एक नजर घुमाई और फिर अग्निपथ के सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे मुड़ते हुए देखा कि इरा इस वक्त शर्म से लाल हो रखी थी। ये देखकर उसने इरा से पूछा, इरा सब ठीक तो है ना? ध्रुव के सवाल से जैसे इरा का सपना टूटा और वो हकीकत में आई। उसने तुरंत ध्रुव से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? अब जल्दी करो, हमें जल्द शक्तियां ढूंढनी होंगी। इरा ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ध्रुव के सवाल से उसका चेहरा और ज्यादा लाल हो गया था। उसने जल्दी से चलना शुरू किया ताकि ध्रुव की नजर उसके चेहरे पर ना जाए, लेकिन ध्रुव उसे अच्छे से देख चुका था और इसलिए उसे समझ नहीं आया कि आखिर इरा इतनी लाल क्यों दिख रही थी। इस बात को भुलाते हुए उसने सामने दिख रहे अग्निपथ की ओर इशारा किया और इरा से कहा, चलो अंदर चलते हैं। इरा इस वक्त शर्म से लाल हो रखी थी। उसकी शक्ल देखते हुए ध्रुव ने कुछ सोचा और फिर आगे बढ़ने लगा। इस वक्त ध्रुव के सामने अग्निपथ था, जो 5 रास्तों में बटा हुआ था। हर रास्ते पर किसी न किसी दल के मेंबर की परछाई दिखाई पड़ रही थी। तभी ध्रुव ने इरा को देखते हुए कहा, अग्निपथ, तीसरा रास्ता। लेकिन इस रास्ते पर क्या था, इसकी खबर ना ही ध्रुव को थी और ना ही इरा को। फिर जैसे ही दोनों ने तीसरे रास्ते पर चलना शुरू किया तो कुछ दूर चलकर उन्हें दिखा कि रास्ते के दोनों तरफ दरवाजे ही दरवाजे बने हुए थे। ये दरवाजे गहरे लाल रंग के थे और सारे दरवाजे खुले हुए थे। उन दरवाजों में एक और समानता थी कि दोनों पर लाल रंग के पर्दे भी चढ़े हुए थे। वो पर्दे शौर्य दल की युवा पीढ़ी के लिए एक आखिरी टेस्ट थे। अगर कोई सच में तकनीक को हासिल करना चाहता था तो उसे इस टेस्ट से गुजरकर सही दरवाजा चुनना होता था। शौर्य दल के कुछ लोग पहले ही इन दरवाजों के सामने आकर खड़े हो गए थे और दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन हर किसी को एंट्री नहीं मिल रही थी और जिन्हें एंट्री मिल रही थी उनके लिए बाहर खड़े लोग खुश हो रहे थे, जिसे सुनकर एंट्री ना मिलने वाले मन ही मन जलने लगे। ध्रुव और इरा उस रास्ते पर चलते रहे और अपने दल के लोगों का गम और उनकी खुशी दोनों को महसूस करते चले। फिर चलते चलते ध्रुव एक मोड़ के पास आ गया था, जहां उसे दरवाजे का नंबर दिखा, नंबर 37। ये देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजिल अब दूर नहीं। इतना कहते ही उसने अपने चलने की रफ्तार बढ़ाई और सीधा जाकर एक दरवाजे के सामने आकर रुका, जिस पर लिखा हुआ था नंबर 43। ध्रुव ने उस दरवाजे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो ये है वो दरवाजा। उस रास्ते पर करीब 10 और लोग भी मौजूद थे और सभी ये देखकर हैरान हो गए थे कि ध्रुव सीधे 43 नंबर के दरवाजे के सामने आकर रुका। इस दरवाजे का पर्दा बाकी दरवाजों से कुछ ज्यादा ही मोटा था, जिसकी वजह से अंदर से आती रोशनी ना के बराबर दिखाई पड़ रही थी। ध्रुव के पहले भी कुछ लोग इस दरवाजे के सामने आए थे और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन आखिर में वो नाकाम रहे, क्योंकि वो लोग चाहकर भी पर्दे को पार नहीं कर पाए। इस वक्त हर किसी की नजर ध्रुव पर थी, लेकिन ध्रुव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर उस पर्दे पर रखा। वहीं ध्रुव के बगल में खड़ी इरा ये जानती थी कि ध्रुव अरेंद्र के बताए रास्ते पर ही चल रहा था, इसलिए मजाक करते हुए उसने कहा, ध्रुव ये गलत बात है। अरेंद्र अंकल ने अपने बेटे का फायदा करवाया, लेकिन बाकियों का नहीं। देखो, सबको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ रहा है।
लेकिन ध्रुव इस वक्त मजाक के मूड में नहीं था। उसे डर था कि अगर गलती से भी किसी ने इरा की बात सुन ली तो उसके पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए ध्रुव ने फुसफुसाते हुए इरा से कहा, इरा, न तुमने कुछ सुना या देखा और ना ही मैंने, समझी? लेकिन इरा तो मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो उस अंधेरी जगह पर ध्रुव के साथ अकेली थी, जिससे वो बहुत खुश थी। उसे इतना खुश देखकर थोड़ी दूरी पर खड़े लोग भी उसकी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिर इतनी मुश्किल घड़ी में भी ये लड़की हंस कैसे सकती है? तभी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ध्रुव दरवाजे से कुछ कदम पीछे हटा और फिर अपने दोनों पैर थोड़े फैलाकर खड़ा हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथों को मुट्ठी में बदल दिया। तभी उसके शरीर के आसपास शक्ति मंडराने लगी। वहीं इरा चुपचाप दीवार से सटकर खड़ी थी। उसकी आंखें ध्रुव पर गड़ी हुई थी, जो अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर रहा था। उसे देखकर इरा की आंखों में एक सुनहरी चमक सी आ गई। तभी ध्रुव ने अचानक अपनी आंखें खोली और हवा में गोल घूमने के बाद उसने उस पर्दे को देखकर उस पर जोर से अपना हाथ मारा और कहा, ऑक्टेन ब्लास्ट! ध्रुव का हाथ पड़ते ही उस मोटे पर्दे पर दरारें पड़ने लगीं, जिसे सब देख रहे थे। और जैसे ही वो दरारें पूरे पर्दे तक फैल गईं, वो पर्दा कांच की तरह टूटकर बिखर गया। वहां मौजूद लोगों ने पर्दे टूटते हुए देखे और वो हैरान हो गए। फिर ध्रुव ने एक राहत की सांस लेते हुए अपने हाथ को झटका, जिससे हड्डी चटकने की आवाज आई। वहीं उसके बगल में खड़ी इरा टूटे पर्दे को देखकर खुशी से ताली बजाने लगी। उसने उत्साह में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी तकनीक है, लेकिन देखना यह है कि इस दरवाजे के पीछे छुपी खास तकनीक कैसी होगी। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने उससे कहा, हाँ, ऑक्टेन ब्लास्ट ठीक ठाक तकनीक है। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग परेशान हो गए। सभी के लिए ऑक्टेन ब्लास्ट एक बहुत लाजवाब तकनीक थी, लेकिन ध्रुव के लिए तो यह सिर्फ एक ठीक ठाक तकनीक थी। लोगों को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव ने इरा से कहा, चलो इरा, अंदर चलकर वो खास तकनीक देखते हैं। इसके बाद जैसे ही दोनों दरवाजे से अंदर हुए, उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में ज्यादा अंधेरा नहीं था। लेकिन आगे बढ़कर दोनों ने देखा कि उस बड़े से कमरे के एक छोटे से हिस्से में रोशनी थोड़ी कम थी और वहीं एक पत्थर पर एक गहरे लाल रंग का कागज रखा हुआ था। उस कागज को कांच के एक बॉक्स में सुरक्षित रखा गया था। ध्रुव ने आगे आते हुए चमकती आंखों के साथ उस बॉक्स को उठाकर अलग किया और फिर कागज उठाकर उसे पढ़ना शुरू किया। कागज की पहली लाइन पढ़ते ही ध्रुव के चेहरे पर एक उदासी आ गई। उसने उसी उदास चेहरे के साथ इरा से कहा, क्लास 1 हाई लेवल तकनीक, फ्यूरियस फ्लेम। मैंने तो सोचा था कोई ताकतवर तकनीक मेरे हाथ आएगी। ये सुनकर इरा ने उसे जवाब देते हुए कहा, तुम शायद जानते नहीं हो, लेकिन ये तकनीक बहुत ताकतवर है और तो और ये शौर्य दल की सबसे अच्छी तकनीक है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अंकल ने तुम्हारे लिए इस तकनीक को चुना। ये सुनकर ध्रुव की उदासी गायब हुई और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। उसके बाबा ने उसे दल की सबसे शक्तिशाली तकनीक के काबिल समझा था और उस बात पर उसे गर्व हो रहा था। लेकिन तभी इरा ने अपना हाथ आगे लाते हुए ध्रुव के हाथ से वो लाल कागज छीन लिया। इरा की इस हरकत पर चौंकते हुए ध्रुव ने कहा, इरा, तुम ये क्या कर रही हो? इस पर इरा ने चेहरे पर हल्की सी परेशानी के साथ कहा, ध्रुव, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी शुरुआत के लिए अच्छा है और आगे जाकर तुम और ताकतवर तकनीकें सीखोगे, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहली खास तकनीक शक्तिशाली होनी चाहिए। और सच तो यह है कि क्लास 1 की हाई लेवल तकनीक थोड़ी कमजोर तकनीक है। ध्रुव ने इरा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वो जानता था इरा उसके भले के लिए ही ये कह रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर इरा ने चुटकी बजाई और उसके हाथ में अचानक एक और लाल कागज आ गया। इरा ने जादू से लाए गए लाल कागज को देखा और ध्रुव से कहा, इसमें है क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक, क्लेम मैनिपुलेशन। मैं जानती हूं तुम अपने बाबा की चुनी तकनीक सीखना चाहते हो, लेकिन तुम एक आम लड़के नहीं हो ध्रुव। तुम्हारी काबिलियत सभी से ज्यादा है। तुम्हारे भविष्य के लिए यही सही रहेगा अगर तुम आज क्लास 1 की तकनीक छोड़कर क्लास 2 की तकनीक अपना लो। इरा की बात में दम था और ध्रुव इस बारे में सोचने लगा। उसने देखा इरा के एक हाथ में क्लास 2 की ताकतवर तकनीक थी और दूसरे हाथ में पिता द्वारा चुनी गई क्लास 1 की तकनीक। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने मुस्कुराते हुए इरा के हाथ से क्लास 1 की तकनीक वाला कागज ले लिया। ये देखकर इरा थोड़ी नाराज हुई। उसने ध्रुव को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन ध्रुव। तभी ध्रुव ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो इरा, और मैं तुम्हारे इस ऑफर के लिए दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं फिलहाल के लिए क्लास 1 की तकनीक से काम चला लूंगा और रही बात ताकतवर तकनीक की, तो वो मैं खुद के बल पर हासिल करके रहूंगा। ध्रुव की बात सुनकर इरा समझ गई थी कि उसे समझाना पत्थर पर सर पीटने जैसा था। इसलिए उसने अपनी नजर घुमाते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे भरोसा है कि तुम ताकतवर तकनीक हासिल कर लोगे, लेकिन कितनी जल्दी यही नहीं पता। उसके बाद ध्रुव और इरा उस कमरे से बाहर आ गए थे। ध्रुव मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में वो लाल कागज देखकर बाहर खड़े लोग उससे एक बार फिर चलने लगे थे। वो लोग समझ गए थे कि ध्रुव को कोई अच्छी तकनीक ही मिली होगी, जो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी। लोगों को नजरअंदाज करके ध्रुव और इरा वापस हॉल की तरफ बढ़ने लगे। दोनों जानते थे कि उनके पास अभी काफी वक्त बाकी था, इसलिए वो आराम से चल रहे थे, क्योंकि शक्ति भवन आमतौर पर लोगों के लिए बंद ही रहता था। इसलिए वो अच्छी तरह से शक्ति भवन को देखना चाहते थे। जैसे ही दोनों आग के रास्ते से बाहर निकलने ही वाले थे,
इरा पलटकर सबसे पास वाले कमरे में गई और वहां से एक क्लास 2 की लो लेवल तकनीक उठाकर ले आई। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाहर कोई गलती से भी ये देख ले कि वो जादू से खास तकनीक अपने पास ला सकती थी। उस कागज को देखते हुए ध्रुव मुस्कुराया और फिर दोनों बाहर की ओर चल दिए। साल में सिर्फ एक ही दिन था जब शक्ति भवन में इतनी हलचल रहती थी और वो दिन आज का दिन था। हर गलियारे में लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही थी। जब भी लोगों को पर्दा टूटने की आवाज आती, बाहर खड़े लोगों का शोर और बढ़ जाता। इस माहौल को देखते हुए ध्रुव के चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार थी। तभी उसे याद आया कि शायद उनके जाने का वक्त हो गया था। इसलिए उसने इरा से कहा, हमें अब चलना चाहिए, कहीं बाबा खामखा परेशान ना हो जाए। उसकी बात सुनकर इरा ने अपना सिर हिलाया और वो दोनों बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे जहां से उन्हें हॉल जाना था। वो लोग दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि ध्रुव को अचानक लाल ड्रेस में एक लड़की दिखाई दी। ये कोई और नहीं बल्कि खुद काव्या थी। काव्या थोड़ी परेशानी में दिख रही थी क्योंकि वो पर्दा तोड़ने में नाकाम रही। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे आज के दिन का इंतजार बहुत पहले से था, लेकिन आज वो खास तकनीक पाने में सफल नहीं हो पा रही थी और इस बात का गम उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वहीं काव्या के पास खड़े कुछ लड़के उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काव्या उन लड़कों को बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी। नाकाम कोशिशों के बाद उसका मूड खराब हो गया था और वो अब कैसे भी करके उस पर्दे को तोड़ना चाह रही थी। वो किसी और दरवाजे पर इसलिए नहीं गई क्योंकि उसके पिता ने उसे पहले ही दरवाजे का नंबर बता दिया था। वो जानती थी कि इस दरवाजे के पीछे एक ताकतवर तकनीक छिपी थी और वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाह रही थी। सच तो यह था कि उसके पिता ने पैसे देकर पता लगवा लिया था कि इस दरवाजे के पीछे वायु मूल शक्ति की हाई लेवल तकनीक थी। काव्या के पिता ये भी जानते थे कि अगर काव्या ये तकनीक हासिल कर लेती है तो शक्तियों की इस दौड़ में वो बाकी सभी को पीछे छोड़ देगी। लेकिन कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। काव्या के पिता ने उसे सही दरवाजा तो बता दिया था, लेकिन एक बात तो उन्हें भी नहीं पता थी कि इस दरवाजे का पर्दा सारे पर्दों में सबसे मोटा था, जिसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यही वजह थी कि पिछले 1.5 घंटे से कोशिश कर रही काव्या उस पर्दे पर अब तक एक दरार भी नहीं ला पाई। फिर उसे तोड़ना तो बहुत दूर की बात थी। काव्या किसी और की मदद भी नहीं ले पाई क्योंकि वो पर्दा इस तरह से बनाया गया था कि अगर 2 लोग भी उसे तोड़ने की कोशिश करें तो भी वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। काव्या के चेहरे पर परेशानी थी। वो खाली हाथ घर लौटना नहीं चाह रही थी। उसे जैसे ही लगा कि पिता के इतनी मदद करने के बाद भी वो तकनीक हासिल नहीं कर पा रही थी, तब उसके आंसू बहने लगे। बहते आंसुओं के साथ उसने अपने आसपास नजर घुमाई कि तभी उसे ध्रुव दिखा, जो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। ध्रुव को देखकर काव्या ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे ध्रुव में अपनी आखिरी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। वो तुरंत उठकर ध्रुव के पास जाने लगी। वहीं काव्या के पास मौजूद बाकी लड़कों ने देखा कि इतनी देर से परेशान दिख रही काव्या आखिर क्या देखकर अचानक मुस्कुराने लगी। फिर जैसे ही लोगों ने अपनी नजरें घुमाई, वो समझ गए थे कि काव्या की मुस्कुराहट ध्रुव के लिए थी, जिससे एक बार फिर वो लोग ध्रुव को देखकर गुस्से से लाल हो गए। काव्या को अपनी तरफ आते देख ध्रुव वहां से पलटकर जाने लगा। उसे काव्या की कोई परवाह नहीं थी। अगर ये पहले वाला ध्रुव होता तो बात कुछ और होती, लेकिन अब ध्रुव समझदार हो चुका था। वो समझने लगा था कि कौन उसका अपना था और कौन पराया। ध्रुव को जाते हुए देख काव्या चलते चलते हैरानी में रुक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि उसने ध्रुव से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन अब जो ध्रुव वहां से चला गया था, काव्या ने गुस्से से पलटकर वापस दरवाजे के पास जाना सही समझा। वो ध्रुव से गुस्सा नहीं थी बल्कि खुद से थी, क्योंकि उसे याद आया कि पिछले 3 सालों से जब ध्रुव को भी उसकी जरूरत पड़ती थी तो वो भी ऐसे ही मुंह फेर कर चली जाया करती थी और अब उस गलती का खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ रहा था। उसने खुद पर नाराज होते हुए कहा कि मेरे कर्मों का ही फल है, मैं कितनी मतलबी हूं। ठीक उदासी में ये कहते हुए उसने जमीन पर एक लात मारी और टूटे भरोसे के साथ वो जोर जोर से रोने लगी, जिसकी आवाज वहां मौजूद बहुत लोग सुन पा रहे थे। काव्या जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके आसपास जो शौर्य दल के युवा मेंबर थे वो इस बात का दुख मना रहे थे कि काव्या ने उन्हें अपनी मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया। तभी काव्या जमीन से उठने ही वाली थी कि उसे कुछ महसूस हुआ और फिर जैसे ही उसने अपना सर उठाकर देखा तो वो नजारा देखकर चौंक गई। उसके सामने ध्रुव खड़ा हुआ था। वैसे तो ध्रुव वहां से जाने वाला था, लेकिन काव्या की रोती हुई शक्ल देखकर उसे उस पर तरस आ गया। फिर ध्रुव ने काव्या को देखते हुए कहा, मुझे रास्ता दो, मैं कोशिश करता हूँ। ध्रुव की ये बात सुनकर काव्या हैरान तो थी ही, लेकिन बहुत खुश भी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए दरवाजे के सामने से हटते हुए कहा, हाँ जरूर। ये कहते ही काव्या ने ध्रुव के लिए जगह बनाई ताकि वो पर्दे को तोड़ने में काव्या की मदद कर सके। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ये साफ बयां कर रही थी कि काव्या ध्रुव के वापस आने से बहुत खुश थी। वहां मौजूद सभी की नजरें इस वक्त ध्रुव पर ही थी। सब देखना चाह रहे थे कि क्या ध्रुव उस मजबूत पर्दे को तोड़ पाएगा। तभी खुद को पर्दे के सामने ले जाते हुए ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। सांस लेते हुए उसे अपने हाथ पर शक्तियां मंडराती महसूस होने लगी, जिसके बाद ध्रुव ने आंखें खोलकर अचानक अपना हाथ पर्दे की तरफ बढ़ाया और उस पर जोर से वार किया। ध्रुव का हाथ पड़ते ही वो मोटा पर्दा भी गड़गड़ाते हुए टूट गया। ये देखकर सब दंग रह गए थे। आखिर ध्रुव ने एक ही वार से वो कर दिखाया था जो काव्या पिछले 1.5 घंटे से नहीं कर पा रही थी।
पर्दा टूटने के बाद भी ध्रुव का हाथ हवा में ही था, जिसे वो धीरे धीरे नीचे लाया। फिर काव्या से बिना कुछ कहे वो पलटकर इरा के पास चला गया, जो इस वक्त थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। उसे जाते हुए देख काव्या ने थोड़ा डरते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, शुक्रिया, मेरा मतलब माफ करना, मेरा मतलब दोनों। ये सुनकर ध्रुव ने पलटते हुए कहा, ठीक है। उसने काव्या की ओर देखा कि कैसे उसका गुरूर अब चकनाचूर हो गया था। उसकी मुस्कुराहट देखकर भी ध्रुव नहीं मुस्कुराया और सिर्फ अपना सिर हिलाकर वहां से चला गया। दूसरी ओर बड़े दरवाजे के पास अब एक टेबल रख दी गई थी, जहां कलम और एक मोटी सी किताब रखी हुई थी। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठकर सारी खास तकनीकों का हिसाब बना रहा था। दरवाजे के उस पार से जो भी अपने साथ कोई तकनीक लाता, सीधे उस आदमी के पास जाकर साइन कर रहा था। यह हिसाब हर साल रखा जाता था, ताकि दल की शक्तियों के बारे में दल के लीडर को बताया जा सके। इस वक्त वहां तकरीबन 10 पहरेदार इकट्ठा हो गए थे, ताकि कोई बिना साइन किए तकनीक चुरा न ले जाए। शौर्य दल के बहुत से युवा मेंबर्स इस वक्त लाइन में लगकर उस आदमी के सामने खड़े हुए थे। वो सभी बारी बारी उस मोटी किताब में तकनीक लिखकर उसके सामने अपना साइन कर रहे थे। शक्ति भवन से तकनीक ले जाने का यही तरीका था, जो सबको पहले ही बता दिया गया था। आखिर शक्ति भवन कोई मामूली जगह नहीं थी, बल्कि शौर्य दल की शक्तियों और तकनीकों का भंडार था। ये वो शक्तियां और तकनीकें थीं जो सदियों से दल के पूर्वज इकट्ठा करते आ रहे थे। ये शक्तियां और तकनीकें ही शौर्य दल की बुनियाद थी, और इसलिए इसकी खास सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। शौर्य दल की एक खासियत थी, इस दल के तकनीकी कागज एक खास तरह के कागज से बने थे। इस कागज पर इस तरह का जादू किया गया था कि अगर कोई बाहर का आदमी इन्हें जोर जबरदस्ती से चुराने की कोशिश करता है, तो वो कागज अचानक कोरे हो जाएंगे। इसका मतलब तकनीक का राज राज ही रहेगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा ताकतवर हो और जादू का तोड़ भी जानता हो, तो ये जादू किसी काम नहीं आएगा। लेकिन कोई इतना ताकतवर होकर क्लास 1 या 2 की तकनीकें क्यों चुराएगा? इसलिए तकनीकें अब तक सुरक्षित हैं और शायद आगे भी रहेंगी। कम से कम दल के सारे लोग तो यही मानते हैं। लोगों की लाइन लगभग खत्म ही होने वाली थी और अब साइन करने की बारी ध्रुव की थी। उसने आगे आकर अपनी जेब से गहरे लाल रंग का कागज निकाला और उस बूढ़े आदमी को पकड़ा दिया। उस कागज को देखकर वो बूढ़ा आदमी चौंक गया। उसने किताब से अपनी नजर हटाते हुए ध्रुव को देखा और उसे देखते ही सोचा, इस तकनीक की सुरक्षा 9 सितारों वाली ताकत कर रही थी। आखिर इस लड़के में कितनी ताकत है? आखिर ये लड़का कैसे अपनी ताकत से हर बार लोगों को चौंका देता है? ये सोचकर उन्होंने फिर से किताब में देखते हुए उस तकनीक का हिसाब बनाया। किताब में देखते हुए उन्होंने ध्रुव से एक सवाल किया, तुम्हें नियम तो पता है ना? पहला नियम है कि ये कागज गलती से भी किसी और दल के हाथ में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। दूसरा नियम है कि तुम्हें ये कागज 1 साल बाद लौटाना होगा, चाहे तुम तकनीक सीख पाओ या ना सीख पाओ। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, ये कागज और इस पे लिखी तकनीक हमारी दल की धरोहर है, इसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, समझे? उस बूढ़े आदमी से नियम सुनकर ध्रुव ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया और फिर चुपचाप वहां से हटकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अगली बारी इरा की थी और ध्रुव इरा के हिसाब होने का ही इंतजार कर रहा था। ये देखकर इरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने अपना तकनीकी कागज उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ाया। इरा को अपने सामने मुस्कुराते देखकर वो बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराने लगा। उसे लगा ये मुस्कुराहट उसके लिए ही थी और इसीलिए उसने जल्दी से अपनी मोटी किताब में कुछ लिखा। उसे देखकर दीवार के सामने खड़ा ध्रुव चौंक गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये बूढ़ा आदमी मुस्कुरा भी सकता है, क्योंकि इरा के पहले उसने ऐसा एक बार भी नहीं किया था। हल्की सी नाराजगी के साथ ध्रुव ने अपनी उंगलियां चटकाई और चुपचाप खड़ा रहा। वो जानता था कि उस आदमी को कोई कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो शक्ति भवन का रखवाला था। वहां रखी सारी तकनीकों और शक्तियों के हिसाब उसके पास ही थे और इसीलिए वो दल के 3 सबसे बड़े बुजुर्गों में आता था। ध्रुव ने लोगों से सुना था कि इसे दल के लोग पत्थर दिल कहा करते थे और इस आदमी ने अब तक सारे युवाओं से बिना हंसे ही बात की थी, लेकिन ये इरा की तरफ कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रखा था। इस वजह से ध्रुव की ये जानने की इच्छा और बढ़ गई कि आखिर इरा असलियत में थी कौन। ध्रुव को याद आया कैसे हर बार इरा इस सवाल से बच जाया करती थी कि वो कौन है और कहां से आई है, लेकिन वो सवाल अब तक ध्रुव के दिमाग में घूम रहा था। तभी ध्रुव ने देखा कि इरा मुस्कुराते हुए चलकर उसकी तरफ आ रही थी। फिर दोनों साथ चलते हुए शक्ति भवन के मुख्य द्वार से बाहर निकले। जैसे ही वो दोनों बाहर आए, ध्रुव को ताजी हवा महसूस हुई और उसने रुककर एक गहरी सांस ली, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। लगभग 2 घंटों से वो दोनों शक्ति भवन के अंदर थे, जहां दोनों को घुटन सी होने लगी थी। तभी ध्रुव को गहरी सांस लेते हुए देख एक भारी आवाज ने उससे पूछा, क्या हो गया ध्रुव? ध्रुव ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि अरेंद्र उसके पास ही खड़े थे। अरेंद्र ने ध्रुव और इरा को मुख्य द्वार से जाते हुए देख लिया था और उनका पीछा करते हुए वो यहाँ तक आ पहुंचे। ध्रुव ने देखा कि इस वक्त अरेंद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और नतीजा जानने का उत्साह भी। ये देखकर ध्रुव ने धीरे से अपनी जेब से एक लाल कागज निकालकर खुशी से चिल्लाया, मुझे वो खास तकनीक मिल गई। वो लाल कागज देखकर ध्रुव के पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने उसी खुशी के साथ ध्रुव से कहा,
ये तो बहुत अच्छी खबर है ध्रुव। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम इस तकनीक को हासिल कर पाए। इस वक्त तीनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। इसी खुशी में अरेंद्र ने ध्रुव से आगे कहा, अब जो तुम्हारे पास चौरे दल की खास तकनीक है तो तुम भी इस दल के रखवाले बनने के लिए तैयार हो, लेकिन इसके पहले तुम्हें एकलव्य रैंक हासिल करना होगा, जो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बहुत जल्द ही हासिल कर लोगे। पिता की बात सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और वो लाल कागज वापस अपनी जेब में रख लिया। उस कागज को रखते ही ध्रुव के दिमाग में एक सवाल आया, ना जाने इस तकनीक में ऐसी क्या खास बात है, आखिर है तो ये एक क्लास 1 की तकनीक ही। फिर उसे ये सोचते हुए हंसी आ गई कि एक क्लास 1 की तकनीक सदियों से उसके दल की रक्षा कर रही थी। वहीं उसके मन में ये सवाल भी चल रहा था, क्या होता अगर मैं इरा से वो क्लास 2 की तकनीक ले लेता। सच तो ये था कि ध्रुव ने बहुत मुश्किल से इरा को उस तकनीक के लिए मना किया था। उसका दिमाग तो उसे इरा की तकनीक चुनने को कह रहा था, लेकिन उसने आखिरकार अपने दिल की सुनी। लेकिन उसे अब थोड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि ये क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक सिर्फ बहुत ताकतवर नहीं थी, बल्कि बहुत महंगी भी थी। अपने माथे को रगड़ते हुए ध्रुव इस बात का अफसोस मनाने लगा, लेकिन वो भी जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। ध्रुव की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इरा से वो तकनीक मांगे। तभी उसकी अंगूठी के अंदर से विदुर ने कहा, फिक्र मत करो ध्रुव, कुछ क्लास 1 की खास तकनीकें ऐसी भी होती हैं जो क्लास 3 की तकनीकों से भी ताकतवर होती हैं, और इसीलिए वो खास होती हैं। ये सुनकर तुरंत ध्रुव ने अंगूठी को देखते हुए कहा, तो क्या मुझे जो क्लास 1 की तकनीक मिली है वो क्लास 3 से ज्यादा ताकतवर है? ध्रुव ने उत्साहित होकर यह सवाल पूछा था। उसे लगा जैसे कोई खजाना उसके हाथ लगा था, लेकिन विदुर ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद? यह सुनकर ध्रुव का सारा उत्साह खत्म हो गया। उसने सोचा कि शायद विदुर ठीक ही कह रहा था। हो सकता है कि यह तकनीक अद्भुत हो, और यह भी हो सकता है कि यह तकनीक ध्रुव के किसी काम ही नहीं आए, और आगे क्या होना है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तभी विदुर ने ध्रुव की उदासी देखकर कहा, अच्छा चलो मैं बता ही देता हूं, तुम्हारे हाथ जो क्लास 1 की हाई लेवल की तकनीक आई है वो शायद तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आएगी। यह सुनकर ध्रुव को थोड़ा गुस्सा आया। उसने विदुर से एक बेहतर जवाब की उम्मीद की थी, लेकिन विदुर ने तो उसकी बची खुची उम्मीद भी खत्म कर दी थी। विदुर ने देखा कि ध्रुव उसकी बात पर उदास हो गया था, इसलिए बात संभालते हुए उसने कहा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मेरे पास इरा से भी खतरनाक तकनीकें हैं, और वैसे भी ये तकनीकें किसी काम की नहीं है अगर तुम्हारा रैंक बहुत कम हो। इसलिए अपनी ट्रेनिंग जारी रखो और तकनीकों की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दो। सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें नई तकनीकें सिखा दूंगा। देखना, आगे जाकर तुम इरा से भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, आखिर उसका परिवार। ये कहते ही विदुर ने अपनी जुबान पर लगाम लगाया ताकि इरा का राज गलती से खुल ना जाए। लेकिन ध्रुव ये सुनकर थोड़ा निराश हो गया था। उसे लगा कि उसके आचार्य गलती से बोलते बोलते इरा के उस राज पर से पर्दा हटा देंगे, जिस राज को जानने की इच्छा ध्रुव के दिल में बचपन से थी। लेकिन अपना ध्यान उस राज से अलग करते हुए ध्रुव ने सोचा कि उसे फिलहाल एकलव्य रैंक के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक तरह से ये ताकतवर बनने का पहला बड़ा कदम था। इस बड़े कदम के बाद ही वो लारा से लड़ने के बारे में सोच सकता था। खास तकनीक के पता लगाने के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड पहले से ज्यादा खाली दिखने लगा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 0 रैंक के 7 सितारों से कम वाले अब ट्रेनिंग छोड़कर दल के बाकी काम संभालने लगे थे। वहीं बाकी बचे लोग पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहे थे। हर कोई यही चाहता था कि उसका रैंक जल्द से जल्द बढ़ता जाए। साफ आसमान में तपते सूरज ने चमकते हुए पूरे मैसोडोरिया को तपने पर मजबूर कर दिया था। इस वक्त वहां तेज हवाएं चल रही थी, जिससे लोगों को गर्म हवा के थपेड़े पड़ रहे थे। यहाँ तक कि पहाड़ों से आमतौर पर ढके हुए जंगल में भी सूरज की गर्माहट बहुत साफ महसूस हो रही थी। इस भट्टी से तपते जंगल में इस वक्त 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। दोनों इतनी फुर्ती से अपनी तकनीकें आजमा रहे थे कि जैसे ही उनके हाथ टकराते उससे एक तेज हवा का झोंका निकलता जो पेड़ों की लटकी पत्तियों को जमीन पर ले आता। ये लोग कोई और नहीं बल्कि ध्रुव और इरा थे, जो एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। दिखने में तो वो हमले खतरनाक नहीं लग रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराते तब समझ आता कि दोनों कितनी आसानी से ताकतवर तकनीकों का इस्तेमाल कर उस जंगल में हाहाकार मचा रहे थे। तभी इरा का हाथ ध्रुव के जबड़े पर लगा, जिसके झटके से वो 2 कदम पीछे हो गया। वहीं इरा के हाथों में भी काफी चोटें आ रखी थी। ध्रुव को पीछे होता देख इरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। उसके हाथों पर इस वक्त सुनहरे रंग की शक्तियां मंडरा रही थी। उसकी मार महसूस कर ध्रुव ने मुस्कुराती हुई इरा को देखकर खुद से कहा, ये सचमुच बहुत ताकतवर है। ये कहते ही उसने अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए इरा पर हमला किया, जिससे जमीन पर जमी हुई धूल हवा में उड़ने लगी। ध्रुव को अपनी ओर तेजी से आता हुआ देख इरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और जैसे ही उसने ध्रुव का हाथ अपनी ओर आते हुए देखा, उसने बचाव में अपना हाथ भी आगे बढ़ाया। तभी इरा ने देखा कि यह सिर्फ ध्रुव की एक चाल थी। ध्रुव ने इरा को धूल उड़ाकर कंफ्यूज कर दिया था, और असलियत में वो तेजी से आकर इरा से कुछ आधे फुट की दूरी पर रुक गया था, जिसे इरा ने हमला समझकर अपना हाथ तो उठाया, लेकिन वो ध्रुव को छू भी नहीं पाई। इस चाल को देखकर वो इंप्रेस हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि ध्रुव अपनी तेजी के साथ अब खेलने लगा था। लेकिन जैसे इरा को लगा कि लड़ाई खत्म थी, ध्रुव ने अपना हाथ उठाते हुए इरा की तरफ छलांग मारते हुए कहा, ऑक्टेन ब्लास्ट!
जैसे ही ध्रुव ने इरा पर ऑक्टेन ब्लास्ट से हमला किया, एक तेज हवा का झोंका इरा की ओर आने लगा, जिससे बचने के लिए इरा ने अपने हाथों को हवा में घुमाते हुए शक्ति का एक गोला बना दिया। उस गोले से वो हवा का झोंका आकर टकराया, जिससे एक तेज धमाका हुआ। इस धमाके ने जमीन पर पड़े पत्तों को धूल के साथ हवा में उड़ा दिया था। ध्रुव और इरा दोनों झटका खाकर पीछे हो गए। धमाके के बाद ध्रुव का शरीर हवा में कुछ 5 मीटर तक उछला था, लेकिन जैसे ही वो गिरने वाला था, उसने वैक्यूम हैंड का इस्तेमाल करते हुए खुद को गिरने से बचा लिया। उसके बाद ध्रुव एक बार फिर खड़ा होकर इरा से लड़ने को तैयार था। उसने गौर से इरा की तरफ देखा, जो ध्रुव की ही तरह धमाके के झटके से कुछ कदम पीछे हो गई थी। तभी मुस्कुराते हुए ध्रुव ने इरा से एक सवाल किया, इरा, तुमने ऑक्टेन ब्लास्ट कब सीख लिया? ध्रुव की हैरानी देखते हुए इरा ने जवाब में कहा, यह ऑक्टेन ब्लास्ट नहीं, बल्कि क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक स्वॉलो रिटर्न थी। अगर इसमें महारत हासिल कर ली जाए तो हम अपने सामने वाले का हमला कॉपी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसे सीख रही हूँ, इसलिए ऑक्टेन ब्लास्ट को सिर्फ 10% ही कॉपी कर पाई। ये कहते हुए इरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर ध्रुव ने उससे कहा, क्या हम सामने वाले के हमले को कॉपी कर सकते हैं? ध्रुव का सवाल सुनकर इरा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारा ऑक्टेन ब्लास्ट बहुत शक्तिशाली था। अगर मैं एकलव्य रैंक पर नहीं होती तो मैं तुम्हारा हमला बिल्कुल नहीं झेल पाती। इतने में ध्रुव को अचानक अपने हाथ में तेज दर्द हुआ। तभी उसे समझ आया कि इरा से लड़ाई के कारण वो बहुत थक चुका था। उसके शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था और मन ही मन ध्रुव ने तपते सूरज को कोसना शुरू किया। गर्मी से बुरे हाल की वजह से ध्रुव ने आखिरकार अपनी शर्ट उतारना सही समझा। जैसे ही उसने अपनी शर्ट उतारी तो इरा ने देखा कि उसका शरीर बिल्कुल फिट था। 6 पैक एब्स के साथ एक रिप्ड फिजिक उसे और हैंडसम बना रहे थे। ध्रुव को बिना शर्ट के देखकर इरा शर्म से लाल हो गई। ऐसा नहीं था कि उसने ध्रुव को पहले कभी बिना शर्ट के नहीं देखा था, लेकिन कुछ महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ध्रुव के शरीर में बहुत बदलाव आ गया था, जिसे देखकर मनी मन इरा को कुछ कुछ होने लगा। फिर ध्रुव ने हाथ में शर्ट पकड़े हुए एक चट्टान पर लेटकर थोड़ा आराम करना सही समझा। फिर उसने इरा की तरफ देखते हुए कहा, 2 महीने गुजर गए और मैं अब तक 8 सितारों पर ही अटका हुआ हूँ। इस बात से इरा समझ गई थी कि ध्रुव थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसका हौसला बढ़ाने के लिए इरा मुस्कुराते हुए ध्रुव के पास चलकर गई और वो भी चट्टान पर चढ़कर ध्रुव के बगल में बैठ गई। फिर इरा ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, 8 सितारों से 9 सितारों का सफर कुछ ज्यादा लंबा लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ध्रुव। जब सही वक्त आएगा तो तुम। इतना कहते ही इरा ने देखा कि ध्रुव इस वक्त उसे ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इरा की बातों में खो गया था। इरा ये देखकर शर्माने लगी, लेकिन तभी उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम मेरी बातें सुन रहे हो ना? तपती धूप में इरा की आवाज ध्रुव को बहुत सुकून दे रही थी। उसकी आवाज में एक ठहराव था जो ध्रुव के बेसब्र मन को हौसले से भर रहा था। इरा ने देखा कि ध्रुव इस वक्त उसकी आवाज सुन रहा था, उसकी आंखों में देख रहा था और उसकी अदा पर पूरी तरह से मदहोश हो गया था। फिर अचानक इरा ध्रुव के करीब आने लगी। ध्रुव भी अपनी आंखें बंद कर ही रहा था कि अचानक उसे नींद लग गई। इरा को इसका अंदाजा हुआ और उसने धीमी आवाज में कहा, ध्रुव। लेकिन ध्रुव तो इस वक्त सो चुका था। ये देखकर इरा ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वो समझ गई कि दिन भर की कड़ी ट्रेनिंग से ध्रुव बहुत थक गया था और इसीलिए उसकी आंख लग गई होगी। फिर हंसना रोक कर इरा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी कलाई को घुमाना शुरू किया। तभी अचानक उसके हाथ पर एक सुनहरी सी चमकती हुई धूल दिखाई देने लगी। उसने उस धूल को अपनी उंगलियों में दबाया और फिर ध्रुव के सिर से पैर तक उसे छिड़कने लगी। उसके छिड़कते ही वो धूल जैसे ध्रुव के शरीर में समाने लगी थी। लेकिन इस वक्त इरा पसीने से तरबतर हो गई थी। इरा बिना हार माने ध्रुव पर लगातार शक्ति छिड़क रही थी और अब कमजोरी से उसके दांत तक कड़कड़ाने लगे। तो रुककर उसने सोते हुए ध्रुव को देखकर धीमी आवाज में कहा, बधाई हो ध्रुव, आखिर तुम 9 सितारों तक पहुंच ही गए और मैं जानती हूँ कि सिर्फ कुछ महीनों में तुम एकलव्य रैंक भी हासिल कर लोगे। उसके बाद इरा मुस्कुराते हुए ध्रुव के बगल में लेट गई और धीरे धीरे वो भी नींद के आगोश में चली गई। कुछ देर बाद जब सूरज लगभग डूबने ही वाला था, तब ध्रुव की गहरी नींद खुली। उसने देखा कि इरा उसके बगल में ही लेटी हुई थी। जैसे ही ध्रुव उस चट्टान से उठने लगा, अचानक इरा की नींद खुली और उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से पूछा, तो आखिर शिरोमणि ने आंखें खोल ही ली? ये सुनकर ध्रुव भी मुस्कुराने लगा और उस चट्टान से उठकर अपने अकड़े हुए शरीर की हड्डियां चटकाने लगा। हड्डी चटकाते वक्त उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्तियां बढ़ गई थी। उसने अपने हाथों को देखा, फिर हैरानी से इरा की ओर देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं 9 सितारों तक पहुंच गया हूं? उसकी हैरानी देखकर इरा को हंसी आ गई, जिससे ध्रुव भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। पिछली बार भी सोते सोते ही उसके साथ ऐसा हुआ था और इस बार भी सितारों के इस तरह बढ़ने पर ध्रुव को भी हंसी आने लगी थी। फिर अचानक ध्रुव ने हवा में कुछ मुक्के चलाए और उस बढ़ी हुई ताकत को महसूस किया। उस ताकत के एहसास से उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। आखिरकार इस हैरानी से उभरते हुए ध्रुव ने देखा कि सूरज ढलने ही वाला था। ये देखकर उसने इरा से देरी के लिए मुस्कुराते हुए माफी मांगी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इरा वहां उसके लिए ही रुकी थी, वो भी इतनी देर तक। फिर ध्रुव ने अचानक अपनी शर्ट पहनना शुरू किया और हंसते हुए इरा से कहा, आज का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे 9वें सितारे की खुशी में मैं तुम्हें एक छोटी सी पार्टी देता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें वापस मैसोडोरिया जाना होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं। उसकी बात सुनकर इरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा,
छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी पार्टी चाहिए मुझे। एक तो तुमने मुझे इतना इंतजार कराया, उसका क्या? इस पर ध्रुव ने चालाकी से जवाब दिया, उसकी पार्टी मैं अगली बार दे दूंगा, अभी पैसों की थोड़ी कमी है। इस बात से दोनों जोर जोर से हंसने लगे और उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। लेकिन सच तो यह था कि ध्रुव तहे दिल से इरा का शुक्रिया अदा करना चाहता था। इसलिए बाजार में एक ट्रीट देने के अलावा उसने इरा की पसंद की कुछ चीजें भी उसे तोहफे में दी। ध्रुव की किस्मत अच्छी थी कि इरा को ज्यादा महंगी चीजें पसंद नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी जेब ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ी। पार्टी के बाद वो लोग घर आ गए थे। ध्रुव आखिरकार अपने कमरे में आकर उछलते हुए बिस्तर पर लेट गया। उसके चेहरे पर सितारों के बढ़ने की खुशी साफ झलक रही थी। धीमी आवाज में उसने खुद से कहा, आखिरकार मैं जल्द ही एक बार फिर से एकलव्य बन जाऊंगा। ध्रुव ने इतना कहा ही था कि उसे एक बूढ़े आदमी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उस आदमी ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, इसमें इरा का एक बहुत बड़ा हाथ होगा। हाथ क्या, मैं तो कहता हूं कि पूरा शरीर ही होगा। आज वो ही तुम्हें 9 सितारों तक लाई है। ये सुनकर ध्रुव की खुशी हैरानी में बदल गई। उसने अपनी अंगूठी को देखते हुए उस बूढ़े आदमी यानी विदुर से सवाल किया, मैं कुछ समझा नहीं, इरा मुझे 9 सितारों तक लाई है, इससे आपका क्या मतलब है? तभी उसकी अंगूठी में से एक आत्मा जैसा आदमी बाहर आकर ध्रुव के कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने ध्रुव को देखते हुए कहा, मेरा मतलब सिर्फ वही नहीं लाई है, तुमने भी बहुत मेहनत की है ये मुकाम हासिल करने के लिए। लेकिन विदुर की बात आगे जानने के लिए ध्रुव ने उससे कहा, लेकिन क्या आचार्य, कहना क्या चाहते हैं आप? इस पर विदुर ने साफ जवाब देते हुए ध्रुव को बताया, लेकिन अगर वो तुम्हारी मदद नहीं करती तो तुम्हें 9 सितारे हासिल करने में शायद 1 हफ्ता और लग जाता। उसकी ये बात पूरे कमरे में गूंजने लगी। ध्रुव ये सुनकर तुरंत बिस्तर से उठा और आचार्य विदुर की तरफ देखते हुए उसने कहा, इसका मतलब इरा ने मुझे जादू से? ध्रुव को हैरान होते देख विदुर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गए थे कि ध्रुव आखिर उनकी बात समझ गया था। लेकिन इस बात का दुख मनाने की जगह ध्रुव ने विदुर को देखते हुए कहा, अगर मैं मान भी लूं कि इस 1 सितारे के पीछे इरा का हाथ है तो भी क्या फर्क पड़ता है? फिलहाल मैं 9 सितारों तक ही पहुंचा हूं। मुझे एकलव्य रैंक हासिल करने में कम से कम 5 से 6 महीने का तो वक्त लगेगा। आचार्य, मैं पहले ही 1 साल गंवा चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं 3 सालों में लारा जितना ताकतवर बन पाऊंगा। ये सुनकर विदुर ने देखा कि ध्रुव हताश हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी देखते हुए ध्रुव ने ही आगे कहा, लारा की ट्रेनिंग अंबर दल की लीडर के साथ होती है, और क्योंकि वो अंबर दल में है इसका मतलब लारा सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। अंबर दल के पास तो शांडल जैसा अव्वल दर्जे का हकीम भी है। अगर गलती से भी शांडल ने लारा की मदद कर दी तो हो गया सत्यानाश। इस पर विदुर ध्रुव को देखकर ये सोच रहे थे कि वो कठिनाइयों से कितना जल्दी परेशान हो जाया करता था। वो खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर ध्रुव को समझ नहीं आया कि इतनी गंभीर बात पर कोई कैसे हंस सकता है। तभी उसने अपना मुंह फेर लिया, जिसे देखकर विदुर ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, जिस अव्वल दर्जे के हकीम की तुम बात कर रहे हो मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो शांडल सिर्फ एक 6 सितारों वाला हकीम है। ना जाने उसे लोग गोलियों का राजा क्यों कहते हैं। गोलियां बनाने के अलावा उसे और क्या आता है? कुछ नहीं। विदुर की बात सुनकर ध्रुव के गंभीर चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। इस वक्त ध्रुव समझ गया कि विदुर कोई आम हकीम नहीं बल्कि बहुत पहुंची हुई चीज थे। शांडल को मार्कस में गोलियों का राजा कहा जाता था, लेकिन विदुर तो उसका ऐसे मजाक उड़ा रहे थे जैसे वो कोई गोलियों का राजा नहीं बल्कि गोलियों का जोकर था। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए विदुर ने ध्रुव से कहा, कल कुछ चीजें खरीदने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले हम खरीदेंगे करिश्माई शरबत का राज, जो होता है करिश्माई पाउडर में, जिससे वो शरबत बनाया जाता है। वैसे वो पाउडर होता तो बहुत कड़वा है, लेकिन ताकत बढ़ाने में करिश्माई शरबत से बहुत ज्यादा असरदार साबित होता है। और मुझे नहीं लगता कि लारा जैसी बिगड़ैल लड़की कभी इतनी कड़वी चीज खाने को तैयार होगी। ये सुनकर चौंकते हुए ध्रुव ने कहा, करिश्माई शरबत? लेकिन आपने तो पहले कहा था कि वो कोई खास चीज नहीं है। इस बात पर मुस्कुराते हुए विदुर ने ध्रुव से कहा, जानता हूं पहले मैंने झूठ कहा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त तुम इतने ताकतवर नहीं थे जितने आज हो। उस वक्त अगर तुम करिश्माई शरबत या पाउडर लेने की कोशिश करते तो तुम्हारा शरीर उसकी शक्ति संभाल नहीं पाता और फिर तुम कभी एकलव्य नहीं बन पाते। इसलिए तुम्हारी जिद को ध्यान रखते हुए मैंने तुमसे झूठ बोला था। लेकिन अब जो तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर हो गए हो, इसलिए वक्त आ गया है कि तुम करिश्माई पाउडर का इस्तेमाल करो। ध्रुव ने उसकी बात सुनकर सोचा कि शायद आचार्य सही कह रहे थे। आज ध्रुव जो कुछ भी था वो आचार्य विदुर की वजह से ही था, इसलिए उसने उनसे और कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन अगर ये पाउडर इतना ही कड़वा था जितना कि विदुर बता रहे थे तो उसे खाना भी बिल्कुल आसान नहीं होगा। लेकिन आचार्य विदुर पर भरोसा रखकर वो इस चुनौती के लिए तैयार हो गया। मगर जैसे ही आचार्य विदुर ने उसे सामान की लिस्ट पकड़ाई तो वो लिस्ट देखकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गईं। 50 साल पुराने 4 नीले गुलाब, 2 सांप के जहर वाले फल, 20 साल पुरानी आयुर्वेदिक दूब का एक गुच्छा और एक जलमूल शक्ति का जादुई पत्थर। ये पढ़कर ध्रुव हैरान होने के साथ साथ थोड़ा घबरा भी गया था कि आखिर वो ये सब सामान लाएगा कैसे। तभी उसकी शक्ल पर 12 बजते हुए देखकर विदुर ने ध्रुव से कहा, क्या बात है, कोई दिक्कत? फिर जैसे ध्रुव अचानक विदुर पर फूट पड़ा और उसने कहा, कोई दिक्कत? अरे 50 साल पुराने नीले गुलाब की कीमत कम से कम 3000 सोने के सिक्के होती है।
और ये सिर्फ एक की कीमत है, और सांप के जहर वाला फल। पहली बात तो मैं इसे लाऊं कहां से? और अगर मान लेते हैं कि गलती से ये किसी बाजार में मिल भी गया, तो कम से कम 8,000 सोने के सिक्के तो लगेंगे एक फल खरीदने में। हाँ, 20 साल पुरानी दूब। सच कहूं तो अपनी जिंदगी में मैंने सिर्फ एक बार ऐसी दूब को देखा है, और वो भी नीलामी के वक्त। और पता है उसकी शुरुआती कीमत क्या थी? 10,500 सोने के सिक्के। अरे आचार्य, इस लिस्ट की सबसे सस्ती चीज तक मेरे लिए बहुत महंगी है। इस वक्त अगर मैं कुछ लेने का सोच सकता हूँ तो वो जलमूल शक्ति वाला जादुई पत्थर ही है, लेकिन इसके लिए भी मुझे 2,000 सिक्के खर्च करने होंगे। कुल मिलाकर इन सब का खर्चा होगा 50,000 सोने के सिक्कों से ज्यादा। 50,000 सोने के सिक्के। आचार्य, आखिर मैं इतने पैसे लाऊंगा कहां से? ध्रुव को इतना परेशान होते देख विदुर ने गौर से उसे देखा और कहा, सच कहूं, इन सामानों को इकट्ठा करना तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। मेरा काम सिर्फ सबसे अच्छा पाउडर बनाने का है। ये सुनकर ध्रुव को गुस्सा आ गया। वो अपनी मजबूरी विदुर को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विदुर के माथे पर इस बात को लेकर एक शिकन तक नहीं दिखाई दी थी। तभी ध्रुव ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, आचार्य आप ठीक तो हैं? अरे मैं कह रहा हूं कि हर चीज का दाम बहुत ज्यादा है। अगर सच में मुझे बहुत सारे पाउडर की जरूरत है तो शायद पूरे शौर्य दल के खजाने में इतने सोने के सिक्के नहीं होंगे जितने आप सामान खरीदने के लिए चाहते हैं। तभी ध्रुव को कुछ याद आया और उसने बहुत निराश होते हुए अपने तकिए के नीचे से एक हरे रंग का कार्ड निकाला और विदुर से कहा, मेरे पास तो सिर्फ 10,000 सिक्के बाकी हैं जो हमने अमृत धारा बेचकर कमाए थे, और इतने में तो शायद एक ही चीज आ पाए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए